हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नए बढ़िया धमाकेदार वीडियो के अंदर नंद किशोर क्लासेस पे। आज का ये वीडियो बच्चों रहेगा क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे सर क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बोर्ड में इससे सवाल ना है ऐसा हो नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तो सॉल्यूशन चैप्टर बच्चों जल्दी से आज की वीडियो में शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखो मैं इसके लगभग 5 से 6 पार्ट्स लाऊंगा सॉल्यूशन, जिसमें आपको डीपली एक्सप्लेन कराऊंगा कि भैया क्या होती है बेसिक बेसिक चीजें, राउल्स लॉ क्या है, कैसे हेनरी लॉ, समझ रहे हो, सारी चीजें एक से एक चीजें आपको नंबर ऑफ वीडियोस में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे जो वीडियो के अंदर जो भी नोट्स हैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाया करेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लो। लेकिन बच्चों मैं फिर भी कहूंगा एक पेन और कॉपी लेके बैठना, तभी ये वीडियो देखना। अगर अभी पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठो, फिर इस वीडियो को शुरू करो। गारंटी है मैं आपको, विवेक सर आपको 100% आपको याद कराएंगे, ठीक है, इसकी गारंटी। बाकी अपनी तरफ से इतना जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो यार इसको थोड़ा सा यार बड़ा कर देते हैं। क्या लिखा है जब तक पढ़ना जरा। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस और मिक्सचर ये सब पता है ना, क्लास 9 8 की बातें हैं। नहीं पता तो बता देता हूँ। लिखा क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। साथ में कुछ लाइन भी लिखी है, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये सब खैर कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह उसकी चीजें लिखी है, पर उसको छोड़िए। अभी के लिए हम समझते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट तो समझ गए होगी। अब जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, समझ रहे हो, उसी तरीके से इसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन वो कैसे मिक्स होते हैं, वो होमोजीनियसली मिक्स होते हैं। होमोजीनियस कहने का मतलब है जो कंपोनेंट्स होंगे वो सभी के सभी सेम फेज में होंगे बच्चों, सेम फेज। समझ रहे हो, सेम फेज का मतलब है क्या कि भैया अगर सॉलिड है तो सॉलिड में मिक्स होगा, लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर मिक्स, मतलब जो उसके कंपोनेंट्स हैं दोनों के दोनों लिक्विड में होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर होगा मतलब क्या है, एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये मान लो एक गिलास है तुम्हारे पास, और इस गिलास के अंदर तुमने मस्त पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने क्या किया, चीनी डाल दी। क्या डाल दिया, चीनी के क्यूब्स डाल दिए। ये आपने चीनी इसके अंदर डाल दी। अरे इसको रेड बना देता हूँ, ठीक है, रेड कलर से चीनी है, शुगर पार्टिकल। जब तक ये शुगर डिसॉल्व नहीं हुई थी ना, तब तक ये सॉल्यूशन कहला रहा था हेट्रोजीनियस। क्या कहला रहा था, हेट्रोजीनियस। मतलब उस टाइम तक हम इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते थे, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते। क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन मतलब कब बनेगा, जब ये सारी की सारी जो सॉलिड चीनी है ना, ये घुल के लिक्विड में बन जाएगी। मतलब पानी के अंदर मीठा पानी बन जाएगा, रहेगा ना शुगर, लेकिन किस फॉर्म में, किस फेज में, लिक्विड फेज में। जब कभी सारे के सारे कंपोनेंट्स का भैया फेज सेम हो जाए, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, याद रखना यही डिफरेंस है। इसलिए यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन गलत मत करके आना। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस का मतलब समझ आया, सेम फेज में होने चाहिए। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है तो दोनों के दोनों लिक्विड में थे, पानी भी लिक्विड में है और जो चीनी इसमें डाली वो भी लिक्विड में। समझ रहे हो क्या बात को? अच्छा, यहां पर ही दो और चीजें डिफाइन की जाती है बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है सर, समझते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी भी, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे कुछ कि मान लो अगर यहाँ पे कोई कंटेनर लेता हूँ बच्चों, लेट सपोज कि यहाँ मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, उसके अंदर मैंने सब्सटेंस ए को रखा और सब्सटेंस बी को रखा। यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। मैंने बोला भैया एक कंटेनर था, इसको बोलो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके सर, सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। मैंने आपको दो कंपोनेंट दिया, बोला कि दोनों के दोनों लिक्विड फेज में है, एल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों सेम फेज में होने चाहिए तभी वो सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज उसको एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जिसका भी अमाउंट ज्यादा है इन दोनों में से, जिसका भी अमाउंट ज्यादा है वो हो जाता है बच्चों सॉल्वेंट। जिसका भी अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, वो होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नाम भी देखो बड़ा है, नाम में भी ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, इसके नाम में भी कम आ रहे हैं। या फिर ऐसे सोचो सॉल्यूट मतलब क्यूट, सॉल्यूट मतलब क्यूट, यानी कि जिसके में कम हो, यानी स्मॉल मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होगी उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट। अगर तुमसे बोले कि भैया तुम 40 मतलब 4 लीटर इसके ले लो बी के, और 5 लीटर इसके ले लो, और फिर दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, सेम फेज में रखना ताकि सॉल्यूशन बन जाए। तो इस केस में आपका सॉल्यूट कौन हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूट आप सिंपली बोल देंगे भैया 4 वाला होगा सर, क्योंकि 4 कम मात्रा में है, कम वॉल्यूम है, जो कम होता है वही तो क्यूट होता है, सॉल्यूट होता है। समझ रहे हो, जो भी
कम अमाउंट में, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट इनसाइड अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इट इज नोन एज सॉल्यूट। समझ रहे हो क्या बात को? इसी पॉइंट को बढ़िया से लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं रबड़ ला के इसको मिटा देता हूँ जल्दी जल्दी कि रबड़ क्या होता है सर। खैर हमारे जमाने में रबड़ चलती थी भाई, इरेजर नहीं बोलते थे। आज के बच्चे सभी इंग्लिश मीडियम के हैं, इरेजर बोलते हैं। समझ रहे हो? खैर तो देखो यार, कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि सॉल्यूट होगा क्या सर? वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। सिंपली अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखना चाहूं तो कॉमा करके ऐसे ऐसे लिख दें। पहले बचपन में बड़ा लिखते थे, जो चीज ऊपर से नीचे कॉपी करनी है उसको डबल कॉमा कर दो, जो कि यहां पे लिख लेना बेटा मोर अमाउंट, स्मॉल की जगह मोर अमाउंट। समझ गए क्या बात को? थोड़ा सा पहले समझ गए? परंतु अगर भाई ये क्या, मैं पेज ऐड करता हूं। अब मेरा क्वेश्चन समझो, मैंने क्या लिया, एक कंटेनर फिर से लिया। इस कंटेनर में मैंने इस बार अल्कोहल डाल, क्या डाल दी? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल सभी को पता होगा। अब ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसे अल्कोहल नहीं पता है। खैर, तो एक कंटेनर लिया, अल्कोहल ले लिया। कितना मैंने? 50 लीटर ले लिया। और बहुत बड़ी टंकी थी, 50 लीटर मतलब काफी हो जाता है। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर की तो बॉटल आती है 70 वाली, 80-90 अब तो हो गई खैर उसकी कॉस्टिंग। तो 50 लीटर मतलब बहुत ले लिया। ठीक है, और इसी में 50 लीटर पानी डाल दिया मैंने, 50 लीटर वाटर डाल दिया ऊपर। तो अब बच्चों के सॉल्यूशन होगा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सॉल्यूशन नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, वाटर भी लिक्विड में होता है और अल्कोहल भी तो लिक्विड ही होता है, दोनों के सेम फेज है। और सेम फेज में अगर मिला रहे हो एक से दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन तो है, पर इसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ये बता पाना मुश्किल होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनेशन पढ़ी है सर, कि जो ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और जो कम होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। ऐसे पढ़ा है। अब जब इक्वल ही होंगे तब किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे बच्चों? तो यहाँ पे आती है बात, फंस जाती है बच्चों। इस केस में आपको क्वेश्चन वाला खुद से बताएगा कि सॉल्वेंट किसको लेना है। इन जनरल मैं बताना चाहूँ, इन जनरली हम सभी चीजों को वाटर के अंदर डिसॉल्व कराते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसॉल्व कराते हैं। तो अगर कुछ नहीं देता है तो आप वाटर को सॉल्वेंट मान के चलेंगे, वाटर को सॉल्वेंट मान के चलेंगे। अभी आपको बेसिक समझ आएगा। अभी आप लोग सोचे होंगे जब बराबर ही है तो किसी को भी सॉल्वेंट सॉल्यूट मान लो, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है। अल्कोहल का जो भैया फॉर्मूला होता है, ये होता है CH3OH, या फिर ये तो मिथनॉल हो गया। अरे यार ये मिट जा, इथेनॉल की बातें करते हैं क्योंकि वही सभी लोग ड्रिंक करते हैं, C2H5OH। ठीक है, और ये है H2। दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर मास ये अलग है, इसका 18 है, इसका कुछ अलग आएगा। तो अगर ये अलग होता है तो नंबर ऑफ मोल्स अलग आएंगे और बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो अभी के लिए समझो, क्वेश्चन वाला आपको खुद से दे देगा भैया सॉल्वेंट इसको ले लो। अगर नहीं देता है तो वाटर वाली चीज को हम सॉल्वेंट मानते हैं, या ऐसे डिफाइन किया जाता है उस केस में सॉल्वेंट को कि भैया सॉल्वेंट वो है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है, इसके नीचे बेटा लिख लेना, वो कंपोनेंट जिसका फेज सॉल्यूशन ऑफ एक्वायर कर ले। मतलब क्या कहने का, यहां पे समझाता हूं। अगर मान लो अल्कोहल की जगह बच्चों मैंने यहां पे शुगर लिया होता, शुगर अमाउंट सेम है पर क्या ले लिया? शुगर ले लिया है। 50 लीटर शुगर, 50 लीटर पानी ले लिया, तब भी सेम अमाउंट में है। तो हम बोल नहीं सकते कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। तो एक क्वेश्चन ने मतलब एक अलग से थ्योरी दी गई कि भैया उस केस में सॉल्वेंट आप उस कंपोनेंट को बोलोगे जिसका फेज सॉल्यूशन ने एक्वायर किया है। मतलब क्या है कहने का, समझो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, एक मीठा पानी का वो सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का फेज क्या है? लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज का सॉल्यूशन बनेगा ना। अरे यार मीठा पानी लिक्विड फेज तो होगा। यहां पे वो वाला कंपोनेंट चुनो जिसका फेज सॉल्यूशन ने एक्वायर किया। तो सॉल्यूशन लिक्विड बना था, इन दोनों में लिक्विड फेज में कौन था? पानी था सर। तो भैया ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। दो टाइप से डिफिनेशंस है, जो भी भैया समझ गए होगे अब मेरी बात। ठीक है, जो भी पेपर में देगा उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। अब अच्छा बात आगे आती है कि सर आखिर फिर ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जो हमारे एनसीईआरटी में सबसे पहले शुरू में ही कर देता है। कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ये सब चीजें क्या आ रही हैं? देखो यार, हमने सॉल्यूशन पढ़ना समझ गया, सॉल्यूशन बना लिया,
कि भैया सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, याद रखना होमोजीनियस, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग फेज में हो, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2। हाँ, 2 से ताजा ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक और भी कसम खा लिए 2 ही रखेंगे, ABCDEFG जितना भी है, ठीक है, ओके। तो भैया ऐसा कुछ होगा तो सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है सर। ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? देखो यार, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि कंसंट्रेशन, या अगर मैं बोलूं कि मान लो ये बंदे का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका आप कैसे मतलब फीलिंग समझेंगे कि भाई उसका मास ज्यादा है? यही फीलिंग होती है नॉर्मली, क्योंकि हम जब कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो हम उसके मास को, उसका इनर्शिया को एक बेसिक प्रॉपर्टी लेके सोचते हैं। लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, मेनली सॉलिड केस में, सॉरी सॉल्यूशन मेनली किस केस में बनते हैं भैया? लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या गैस स्टेट में, लिक्विड और गैस। सॉलिड में बड़े ही कम सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, मोल्टन स्टेट में बनेगा, एल सॉलिड सॉल्यूशन जल्दी नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी या कितनी ज्यादा लिक्विड है वो आप कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन करोगे, ना कि इसके वॉल्यूम के टर्म में कि भैया इतने लीटर लिक्विड है, इस तरीके से नहीं। हम कंसंट्रेशन की बातें करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कितना वो प्रेजेंट है, कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, उसी चीज को बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब डिफरेंट तरीके से इस अमाउंट को दिया जाता है, जिनमें से पहला है मास परसेंटेज, जिसको आज के वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, सेम ही है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, इसी को हम पीपीएम में मेजर करते हैं, पीपीएम। फिर अभी ये मोलैरिटी, फिर है मोलैलिटी, इसको कैपिटल एम पढ़ते हैं बच्चों, ये छोटा एम होता है। आगे चल के पढ़ेंगे कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फिर लास्ट में मोल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ के खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। खत्म नहीं होगा चैप्टर, ये कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होंगे, चैप्टर खत्म होने की बड़ी जल्दी, ठीक है, समझ गए। तो यार सबसे पहले देखते हैं मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है सर। तो देखो यार, इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है? मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ अ कंपोनेंट सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना याद रखो यार। मास ऑफ कंपोनेंट रखना है सर ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रख देना है, इन्हीं का रेशियो मास परसेंटेज देगा, इन्हीं का रेशियो क्या देगा? मास परसेंटेज। अच्छा, मास परसेंटेज की यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बच्चों? ऊपर मास होगा, केजी ग्राम ग्राम में रखेंगे, नीचे भी ग्राम में रखेंगे मास, दोनों की यूनिट कट जाएगी, यानी ये तो यूनिट लेस हो गया सर। ये क्या हो गया? यूनिट लेस होती है क्वांटिटी, याद रखिएगा कंसंट्रेशन टर्म्स में ये यूनिट लेस क्वांटिटीज होती हैं, सारी की सारी नहीं होती, ये नहीं बोला मैंने, ये यूनिट लेस है मास परसेंटेज, बिकॉज दिस इज अ रेशियो। जब भी कभी बच्चों रेशियो होंगे, फिजिक्स में आप सभी पढ़ के आ रहे होंगे कि रेशियो वगैरह यूनिट लेस होते हैं, डायमेंशन लेस भी होते हैं। अब इसकी डिटेल फिजिक्स में पढ़िएगा, ठीक है, समझ आ गया क्या इतना? ठीक है भैया। अब एक क्वेश्चन है बच्चों जिसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि मेनली ये पेपर में हमसे क्वेश्चन ही आएगा सर, अगर आना होगा तो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा नजर मान लेते हैं, क्या बोला गया है। ये मैंने मॉडर्न एलबीसी से मतलब क्वेश्चन उठाया हुआ है। इसमें बोला है इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इफ सर 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भैया ले लो 500 ml सॉल्यूशन ले लो कोई, इसके अंदर हमने 11 ग्राम क्या डाल दिया सर? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का डायग्राम क्या होता है, ये सभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल पढ़ना ही है। ग्लिसरॉल, ऑर्गेनिक ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सभी डायग्राम्स हमें ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं, तो टेंशन मत लो, इससे भी मिलेंगे। अभी के लिए समझो कि 11 ग्राम मैंने 500 ml में डाल दिया है। फिर क्या दिया है? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी आपने कितना क्यूट सा फॉर्मूला पढ़ाया कि मास परसेंटेज होता है मास ऑफ कंपोनेंट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ, अच्छा ये बताओ, ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्यूट कौन होगा? जो कम मात्रा में, कम मात्रा में यानी ऑक्सैलिक एसिड ही तो हमारी सॉल्यूट रही होगी बच्चों। यानी ऊपर जो कंपोनेंट है, हमें कंपोनेंट का मास पता चल गया 11 ग्राम। अगर मैं मास परसेंटेज बोलूं तो ये क्या होगा? मास ऑफ कंपोनेंट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन का मास नहीं देके वॉल्यूम दे रखा है सर, मेरे को उल्लू बना रहा है। 500 ml दे रखा है, अच्छा, लेकिन मास के वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी भी तो लिख रखा है लल्ला। डेंसिटी दे कि नहीं? ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है डेंसिटी आपको। क्या डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, मास तो सर निकाल सकते हैं। कैसे? डेंसिटी बराबर सर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। हाँ सर, निकाल दो भाई, फिर क्या कर रहे हो? तो डेंसिटी है
1.1 यूनिट आ कितना ग्राम पर मिलीलीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, मिलीलीटर में ही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, समझ रहे हो ना, एमएल मर जाएगा। अब ये बेसिक यार चीजें मैं पढ़ा रखा हूँ, आप लोग वीडियोस देख लेना अगर आपको नहीं पता है तो। क्या पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बटेगा 11 पंचे 55 और जीरो, 550 ग्राम कुछ कुछ आ रहा है सर। ये मास किसका आ रहा है, सॉल्यूशन का मास आया बेटा, ये मास किसका है, सॉल्यूशन का, बिकॉज ये वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का सर था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, यानी नीचे रखने वाली चीज आ गई, वो होगी 550 ग्राम। यार क्या हो गया इसको, 550 ग्राम, समझ गए बच्चों। ऊपर मास हमें पता है 11 ग्राम बटे 550 ग्राम, ग्राम से ग्राम मर गया इसीलिए यूनिट लेस सी, और 11 एक कम, 11 पंचे 1/50, 1/50 आ गया बच्चों, ये हो गया मास परसेंटेज की वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए? समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज हम सब लिखिएगा, और इस टाइप से इस पे और भी क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट आपको सबमिट कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है, जो भी चीजें ना आए मेरे से पूछो। सेम इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, यहाँ पे मास परसेंटेज में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी तरह इसी के नीचे लिख लेना बच्चों। चलो एक नए उस पर लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को नोट्स देने में दिक्कत आएगी, हट जाओ इसको हटा। हाँ, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना, वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका, जो सॉल्यूशन का होगा कोई एक कंपोनेंट, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे याद रखना सॉल्यूशन रखना है और ऊपर कंपोनेंट का, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम रख देंगे क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज था सर, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम रखोगे तो यूनिट्स कट जाएंगे, तो क्या ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी आ रही है, हाँ सर ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी आ रही है, लेकिन एक चीज है बच्चों, वॉल्यूम क्या टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, हाँ सर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होता है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है थोड़े थोड़े केसेस में, हालांकि इसके कुछ एक एनोमेलस बिहेवियर भी है वाटर के केस में, हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड उड़ता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। अरे यार पानी में, पानी को उबालोगे तो क्या होगा, पानी उड़ता जाएगा इवेपोरेशन से और उसका वॉल्यूम कम होगा, तो वही चीज बोली गई है कि भैया ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम परसेंटेज, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो बच्चों ये कोई नहीं बताता है इस तरीके से प्यार से, और ये पेपर में बच्चों एक एक नंबर में आ रही है आज के टाइम पे, बिकॉज सीबीएसई वालों के पास क्वेश्चन बनाने के वही नहीं कि कहाँ से बनाए, तो वो यहीं से बनाते हैं बेसिक से, और बेसिक पढ़ाने का टीचरों के पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि आप सभी को केमिस्ट्री की एकदम फीलिंग दिलानी है, ठीक है। बड़े ही थोड़ा लेंदी रह जाएगा वीडियोस, परंतु आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करानी है, बस शर्त यही है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, बाकी विवेक सर की गारंटी आपको समझाने, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सर मास पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो मास का क्या फर्क है, मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसीलिए सर ये प्रॉपर्टी जो कि मास परसेंटेज है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है सर, इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो क्या बात को, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये प्रॉपर्टी आती है, और यहीं पे हम, चलो अब आगे भी पीटी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे पढ़ रहे होंगे, जो कि क्या रहेगा, ये रहा हमारा कंसंट्रेशन टर्म में हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन वगैरह। इसके बाद ये कंसंट्रेशन टर्म्स को हम अगले वीडियो में पूरी तरह फिनिश कर देंगे। आज के वीडियो बच्चों लेंदी हो गया है और मैं नहीं चाहता इससे ज्यादा वीडियोस को स्ट्रेस करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं।